So in last lecture, we had discussed about some basic of the Big Bang theory. We had started actually about 4.5 billion year ago, when there was nothing. Very hot small fireball undergo blasting, okay, and produces so many small pieces. Each of the small piece gets separated out away from each other, and one of the piece was known as sun. सन में फिर से हमने देखा कि ब्लास्टिंग हुई, 9 पीसेस सेपरेट हुए. ये सभी 9 पीसेस आज भी सन के आसपास सर्कुलर मोशन या फिर रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं, और हर एक प्लैनेट का अपना खुद का एक सर्कुलर ऑर्बिट है. कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के सर्कुलर ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करता. हमने देखा कि सन से तीसरे नंबर की दूरी पे जो प्लैनेट है वो हमारा अपना प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, उसका नाम है अर्थ. अर्थ धीरे धीरे कूल होना शुरू हुई. फिर हमने देखा था कि अर्थ के ऊपर टोटल 7 ओशियंस फॉर्म हो गए थे. एक ओशियंस का हमने हॉरिजन स्ट्रक्चर जब स्टडी किया, दैट वाज लुक्स लाइक दिस. When we are going away, the deepness of water down below the soil surface, this is water surface in the ocean, like this. Okay. 4 chemicals. क्या आप चारों chemicals के नाम और if appear तो मैं चाहता हूँ 4 केमिकल्स के नाम बताएं. वेरी गुड. चारों एक साथ भी लिख दिया आपने तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. वेरी नाइस. NH2 अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. नाइस. Shamama, very good. Okay. So this chemical or react with each other and produces first organic chemical in which life appeared. देखिए बोर्ड पर. This was the first organism of the world. और इस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का हमने नाम रखे थे, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म is known as cyanobacteria. Yes, very nice. Cyanobacteria, the bacteria which absorb blue radiation, because cyano means blue. Okay, so it is called as cyanobacteria. अब अपना फोकस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं. कल यहां तक के हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था. बैक्टीरिया इज वन ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म. ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी चीज को ऑर्गेनिज्म कहने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लगती है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है. अगर बैक्टीरिया में जितने कंपोनेंट्स हैं उनमें से आप कुछ कंपोनेंट कम कर देंगे तो फिर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं रहेगा. तो सबसे कम रिक्वायरमेंट वाला ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो बैक्टीरिया. क्योंकि ये दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म है इसलिए बहुत ओल्ड टाइप के सेल से बना है. एंड ओल्ड टाइप ऑफ सेल, दैट इज प्रीमेटिव सेल, इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल. अब देखो बेटे, सेल क्या होता है. आप लोग वॉच में भी सेल यूज करते हैं, आप रिमोट में सेल यूज करते हैं, आप कई मर्तबा टॉर्च में सेल यूज करते हैं. हमारा बॉडी भी सेल से बना है, प्लांट बॉडी भी सेल से बना है, बैक्टीरिया भी एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है लेकिन सेल है. तो ये सेल एक्चुअली होता क्या है. देखिए, सेल के बारे में जो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं या जो लाइन, ये किसी बुक में नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए. ये सेंटेंस सभी सेल को मतलब कवर कर लेगा डेफिनेशन को. सेल इज एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइस, यानी ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है.
कुछ सेल ऐसे होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं सोलार सेल। आप वॉच में जो सेल यूज करते हैं या वॉल क्लॉक में, टॉर्च में जो सेल यूज करते हैं, ये केमिकल सेल हैं। इन सेल में केमिकल होता है, H2SO4 होता है, और ये केमिकल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब एनर्जी के अंदर। तो सेल अलग अलग टाइप के आप लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी सेल आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे और बायोलॉजी में भी। तो सेल चाहे कोई भी हो, सेल का मतलब होता है एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइस। ओके, अब हमारा जो बॉडी का सेल होता है बच्चों, ये भी एनर्जी को कन्वर्ट करता है। हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड इंजेस्ट करते हैं, इस फूड को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारे बॉडी का सेल। यानी हमारे बॉडी का सेल भी एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी सेल इज एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइस। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म of the world is known as cyanobacteria. This cyanobacteria is made up of only one cell. Therefore, you can say that cyanobacteria is unicellular organism. Means it is uni means one, single, cellular यानी सेल से बना हुआ। तो साइनोबैक्टीरिया का बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है, इसलिए हमने इसको नाम दिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, and it is photosynthetic organism। मैं आपको लास्ट लेक्चर में एकदम क्लियरली बताया था, फोटोसिंथेसिस किसी ने भी अगर आपको पूछा तो आपने उसको सिर्फ 3 वर्ड में जवाब देना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सिंथेसिस ऑफ फूड एंड थर्ड, जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर आपने सिर्फ गैस का नाम लिख दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, सिंथेसिस ऑफ फूड एंड वेरी नाइस, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। एकदम फटाफट कमेंट आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर किया। बस ऐसे ही आपको हमेशा प्रिपेयर करने। चलिए वापस बोर्ड की तरफ। सो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड के ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हुआ क्या कि साइनोबैक्टीरिया ने नेचर से कंप्लेंट किया कि मैं अकेला इस पूरे समंदर में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता हूं, मुझे बातचीत करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए एक पार्टनर जरूरी है, तो मुझे कृपया ऐसा कोई पार्टनर दे दीजिए। नेचर ने साइनोबैक्टीरिया की कंप्लेंट को सुने और पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करते हुए, देखो ध्यान से सुनिए, नेचर ने साइनोबैक्टीरिया से कहा कि तुझे भाई पार्टनर चाहिए ना, तो तू क्या कर, बीच में से अपने आप को कट कर दे। तो साइनोबैक्टीरिया की जगह अगर हम होते तो हम उल्टा उस पर गुस्सा हो जाते कि हमारे को कट करने की बात। लेकिन साइनोबैक्टीरिया को दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए साइनोबैक्टीरिया ने क्या करा कि कुदरत की बात सुना, नेचर की बात सुना और अपने आप को बीच में से कट कर दिया। तो 2 पीसेस हो गए, लेकिन 2 पीसेस का नतीजा ये निकला कि एक जो पीस था ये नया साइनोबैक्टीरिया बन गया और दूसरा जो पीस था ये भी नया साइनोबैक्टीरिया बन गया। वेरी गुड, फिजन, बाइनरी फिजन कहते हैं उसे। तो 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बन गए, 2 अलग अलग साइनोबैक्टीरिया। अब ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे, खेलने कूदने लगे, हंसी मजाक करने लगे, ऐसे इनकी जिंदगी आगे बढ़ते चले गई। लेकिन अब होता क्या है कि अगर छोटे बच्चों को अपन कोई ट्रिक बताए तो वो क्या करते हैं कि वो ट्रिक को बार बार अप्लाई करना शुरू कर देते। आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जब पहले पैदल चलना सीखते हैं तो हम उनको कितना भी मना करो, वो घर के बाहर भागेंगे, पलंग के नीचे भागेंगे, किचन के अंदर जाएंगे, कोई ऐसी डेंजरस चीज है उसके पास चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक बैटरी वगैरह के पास चले जाएंगे। सेम साइनोबैक्टीरिया के साथ यही हुआ। साइनोबैक्टीरिया को जब पता चला कि भाई बीच में से कट किए तो 2 नए लोग बन जाते, तो हर साइनोबैक्टीरिया ने इस काम को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ये देखिए 2 अलग अलग साइनोबैक्टीरिया यहां पे बन गए, इन्होंने फिर खुद को डिवाइड किया, तो पहले की वजह से 2 और दूसरे की वजह से 2, यानी टोटल कितने बन गए, 4।
तो ऐसा करते करते साइनोबैक्टीरिया ने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दिए, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया इस ओशियन में तैयार हो गए। देखिए बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया, और ऑल द सेल्स गेट कनेक्टेड विथ ईच अदर। सभी सेल गेदर्ड हो गए। गेदर्ड हो गए मतलब ग्रुप बना लिए सभी सेल्स ने। और दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट, पहला इवेंट जिसकी हमने यहां बात की है, इस इवेंट को कहा गया बाइनरी फिजन। कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर आया, बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट इवेंट है बच्चों, याद रखिएगा कि जितने प्रोकैरियोटिक सेल थे धीरे 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 करके सब यूकैरियोट में कन्वर्ट हो गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये जो ऑर्गेनिज्म है, क्या आप इसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे? यस और नो? वेरी नाइस। इट इज नॉट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म since its body is not consisting on single cell. This body is made up of so many cells, so this is multicellular organism. यानी साइनोबैक्टीरिया के बाद जो ऑर्गेनिज्म बना वो यूनिसेल्युलर नहीं था, बल्कि बहुत सारे सेल से बनने वाला मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था। जैसा मैं आपको बताया कि ठीक है मल्टी सेल्यूलर तो बन गया, मल्टी सेल्यूलर के साथ साथ सेल प्रोकैरियोट से चेंज हो गए और एडवांस सेल बन गए। प्रोकैरियोटिक सेल प्रीमेटिव सेल है, ओल्ड टाइप, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल गेट चेंज इनटू यूकैरियोटिक सेल, एंड यूकैरियोटिक इज अ एडवांस टाइप ऑफ सेल। तो जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ, तो इसका बॉडी साइज बढ़ गया। जैसा कि कमेंट बॉक्स में मुबश्शिर ने लिखे इनलार्जमेंट, वेरी गुड। तो इनलार्जमेंट कब होगा? जब क्वांटिटी बढ़ेगी, सेल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट कमिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया इज मल्टीसेल्यूलर एंड कंसिस्टिंग ऑन यूकैरियोटिक सेल, and photosynthesis is a common function. photosynthesis, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके हर एक सेल में क्लोरोफिल की चिप मौजूद है, यानी ईच एंड एवरी सेल विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड द नेम ऑफ दिस कमिंग ऑर्गेनिज्म इज अल्गी। ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रखा गया? अल्गी। तो आप एक बात को और अच्छी तरह ध्यान रखिए कि ये जो हम नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख रहे हैं, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ये ग्रुप का नाम है। और इस ग्रुप में बहुत सारी अलग अलग स्पेसीज आती हैं। साइनोबैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अल्गी इज आल्सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड अल्गी? सिमिलरिटी में एक पॉइंट तो आ गया कि साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, algae also perform photosynthesis. Can you tell me another similarity between cyanobacteria and algae? It is very easy. I am giving a small hint to you. The similarity between cyanobacteria and algae is place of living. मेरे बोलने से पहले जोएबा अनम का आंसर आ गया था, एक्वेटिक। वेरी नाइस, यस, ओशियन और वाटर, दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट। सो साइनोबैक्टीरिया live in water, algae is also living in water, so both are aquatic organism. Differences are also written on the board. Cyanobacteria unicellular prokaryotic organism and algae is multicellular eukaryotic organism. आगे बढ़ते हैं। अब अलगी का शिकायत करना कम नहीं हुआ, कंप्लेंट करना कम नहीं हुआ। अलगी की जो फर्स्ट कंप्लेंट थी वो दूर कर दी गई। अब अलगी को फिर भी सुकून नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं आया। अलगी ने कहा कि मुझे समंदर के पानी में नहीं रहना है,
नेचर ने पूछा भाई क्यों नहीं रहना है, तो अलगी ने जवाब दिया कि ये वाटर मुझे इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं पर भी घुमाते रहता, एक जगह रहने नहीं देता। यानी अलगी फ्री फ्लोटिंग थी, फ्री फ्लोटिंग, यानी कि वाटर पे तैरते रहती थी हमेशा, वो फिक्स नहीं थी। तो अलगी की ये शिकायत थी कि मुझे एक जगह पर फिक्स कर दिया जाए। दूसरी शिकायत, अलगी ने यह कहा कि जब मैं वाटर में फ्री फ्लो होती हूं तो वाटर सरफेस कभी कभी ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट मुझे नहीं मिलता। सनलाइट वाटर से फिल्टर होने के बाद मुझ तक पहुंचता है, और मुझे हैवी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, फूड बनाने के लिए, ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। तो देखिए दो कंप्लेंट है, एक फ्री फ्लोटिंग और दूसरा इनडायरेक्ट लाइट और फिल्ट्रेट लाइट। नेचर ने अलगी के दोनों कंप्लेंट को फिर से पॉजिटिवली लिया, इंप्लीमेंट करते हुए अलगी को वाटर से निकाला और किनारे पर यानी बैंक के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बना। अब जितने नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते जाएंगे, इन सब में एडवांस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा और प्रीवियस गुड कैरेक्टर एज इट इज रहेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि पहले जब हम लोग 12th में या ग्रेजुएशन में थे, तो उस समय सबसे पहले रिलायंस कंपनी ने मोबाइल निकाला था। वो 500 रुपए के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बहुत छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल था, छोटी ब्लू कलर की स्क्रीन थी और उस पर सिर्फ नंबर या बहुत शॉर्ट मैसेज वगैरह दिखा करते थे। एक आधा गेम था स्नेक का, पॉइंट जो कलेक्ट करता है, और कुछ भी नहीं। फिर एडवांसमेंट होता गया, धीरे धीरे करके कंपनीज ने अच्छे अच्छे मोबाइल बनाना शुरू करी। आज का एंड्रॉइड का जमाना है, आईफोन का जमाना है, आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है कि एवरीथिंग जो आप इंटरनेट कंप्यूटर पे यूज करते हो सब मोबाइल में। अभी मोबाइल में भी फिर से अपग्रेडेशन शुरू है। जैसे मिसाल के तौर पे आईफोन 8 के बाद आईफोन 9 निकला, 10, 11, फिर 11X निकला। तो इन सब में बेसिक फीचर सेम है, लेकिन कुछ फीचर ऐड करके नया मॉडल ये लोग मार्केट में पब्लिश करते हैं। सेम इसी तरह से हम ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं। हर नए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में नया कैरेक्टर आएगा, लेकिन उस कैरेक्टर के साथ पिछले गुड कैरेक्टर एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर? तो जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट आया, ये कौन सी कंडीशन पर आया जरा देखें। तो इट डेवलप ऑन, मतलब यहां पे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट यानी कि पानी से जो गीली सॉइल होती है, कीचड़ जिसे आप कहते हैं, मॉइस्ट सॉइल, और यही सॉइल किनारे पे प्रेजेंट रहेगी। फोटोसिंथेसिस कॉमन फंक्शन कैरी किया इस ग्रुप ऑफ प्लांट ने, जो कि प्रीवियस ग्रुप ऑफ प्लांट से कंटिन्यू आते जा रहा है। मल्टी सेल्यूलरिटी गुड कैरेक्टरिस्टिक है, तो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट कंटिन्यू द मल्टी सेल्यूलरिटी, so it is also multicellular organism. Advanced type of cell is eukaryotic cell, the cell which having true nucleus. And this group of organism, very nice, सब कमेंट के अंदर आ रहे हैं। This group of organism is now known as Bryophyta. Bryophyta, which emerges or evolved from the algae. तो इस तरह से हमारे पास 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स के नाम आ गए, साइनोबैक्टीरिया, अलगी, ब्रायोफाइटा। इन तीनों में से मोस्ट प्रीमेटिव है साइनोबैक्टीरिया, और अब तक के मोस्ट एडवांस है ब्रायोफाइटा। हालांकि ब्रायोफाइटा का भी आगे इवोल्यूशन होगा, ऑफ कोर्स एडवांसमेंट आते जाएंगे, हम देखेंगे, लेकिन अब तक का स्टडी में हम देख रहे हैं जो हमने पढ़ा। ओके, ब्रायोफाइटा एंड अलगी both are multicellular eukaryotic organism. Both perform photosynthesis as their common function, but
algae is aquatic and bryophyta is moist, grow on the moist soil. So this bryophyta is also known as amphibian of plant kingdom. जनरली आप लोग एम्फीबियन एनिमल्स के बारे में जानते हैं. एम्फीबियन एनिमल्स उन एनिमल को कहा जाता है जो एक्वेटिक स्टेट में भी रह सकते हैं और टेरिस्ट्रियल यानी कि जो जमीन होती है उस पर भी रह सकते हैं, जैसा कि स्नेक एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉग एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म है, टॉर्टोइस, उसके बाद में मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये एम्फीबियन ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आते हैं. लेकिन हम एनिमल का नहीं, प्लांट किंगडम स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन ब्रायोफाइटा होता है. आप भी बोलते जाइए दिल ही दिल में. ऑफ कोर्स मतलब अभी थोड़ा सा म्यूट है, इस करके मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन आप बोलते जाइए. एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इज ब्रायोफाइटा विच इज लिविंग ऑन द मॉइस्ट सॉइल, क्योंकि ये एकदम ड्राई सॉइल पर भी नहीं रहता है और एकदम वाटर एक्वेटिक कंडीशन में भी नहीं रहता है. ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइटा. फाइट खाता हूं क्या ओके गाइस, सो मूव फॉरवर्ड. ब्रायोफाइटा ने फिर से नेचर से कंप्लेंट किया, शिकायत किया. शिकायत कम नहीं होती. हम लोग अगर समझो हमारे पेरेंट्स को बोले कि भाई हमको ये मोबाइल होना, मिल गया अगर मोबाइल, तो 1 साल के बाद वो हमको ओल्ड लगने लगता. फिर हम बोलते कि और एडवांस फीचर वाला मोबाइल होना, वो भी मिल गया, 1 साल के बाद फिर और वो पुराना लगने लगता. तो इस तरह से हमारी जो शिकायतें पूरी नहीं होती. इसी तरह प्लांट के जो ग्रुप्स है इनकी भी कंप्लेंट्स पूरी नहीं होती. ब्रायोफाइटा ने फिर से शिकायत ये किया कि भाई मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं, यूकैरियोटिक सेल से बना हूं, एडवांस हूं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके ऑक्सीजन इवॉल्व करता हूं, लेकिन मुझे कीचड़ में रख दिया गया. ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग वाली बात है. ऐसा किससे कहा? ब्रायोफाइटा ने नेचर से कहा. तो ब्रायोफाइटा ने फिर डिमांड ये किया कि मुझे ड्राई सॉइल पर जाना है, मुझे और आगे देखना है कि जमीन किस तरह से बनी हुई है. ब्रायोफाइटा को और दूर शिफ्ट कर दिया गया. तो आप यहां पे देखें, जिसको मैंने डार्क किया हूं, कि जब प्लांट ग्रुप यहां आएगा तो उसको रेडीमेड वाटर तो नहीं मिलेगा, उसको वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा डीप में जाकर के. तो इस ग्रुप ऑफ प्लांट को नीचे वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रूट डेवलप करनी पड़ी, जो कि पहली मर्तबा पहले ग्रुप ऑफ प्लांट ने अपने अंदर रूट को डेवलप किया एज पर नीड, क्योंकि यहां पे रूट डेवलप करने की जरूरत थी, वाटर को नीचे से एब्जॉर्ब करना था. ब्रायोफाइटा को तो यहां रेडीमेड वाटर मिला ना, तो उसको रूट की जरूरत नहीं. अब अगर रूट ने वाटर एब्जॉर्ब कर भी ली तो वाटर को ऊपर कंडक्ट सर्कुलेट करने के लिए स्टेम कंपलसरी है और वाटर साइकिल को कैरी करने के लिए लीफ. देखिए वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से और लीफ से ट्रांसपिरेशन, वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है. तो इस तरह से वाटर साइकिल कंप्लीट हुई. मैं आपको इन्फोर्स ये करना चाहता हूं कि दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु डेवलप रूट, स्टेम एंड लीफ. ये पहला ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसने अपने अंदर रूट, स्टेम और लीफ को डेवलप किया, और इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया ब्रायोफाइटा. द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म comes after bryophyta, sorry, the next group of organism come after bryophyta is known as pteridophyta. बहुत अच्छे स्टूडेंट भी क्लास में हैं. पहले ही कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने देखा टेरिडोफाइटा लिखा हुआ. वेरी नाइस बेटा. टेरिडोफाइटा, द ग्रुप ऑफ प्लांट अराइजेस और इवॉल्व फ्रॉम ब्रायोफाइटा.
तो टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगे? यूनिसेल्युलर रहेगा कि मल्टी सेल्युलर रहेगा? बोलो जल्दी जल्दी, वो सब कैरेक्टर लिख दीजिए आप, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, टेरिस्ट्रियल, एम्फीबियन और एक्वेटिक, तीनों में से कौन सा? वेरी गुड, वेरी। आकाश यूकैरियोटिक, आयशा टेरिस्ट्रियल, करेक्ट बेटा। सैयद अफान, हाँ मल्टी सेलुलर, ड्राई सॉइल, टेरिस्ट्रियल, यूकैरियोटिक, वेरी नाइस। हाँ चलिए अब लिखने की बारी है। तो एज पर योर कमेंट you have a very nice observation that Pteridophyta also consisting on eukaryotic cells. The plant body is made up of so many cells, it is multicellular organism and it is terrestrial, यानी ड्राई सॉइल पर रहने वाला ग्रुप ऑफ प्लांट। एंड most important new feature which is added in the Pteridophyta is root, stem and leaves. Root, stem and leaves are first time developed in the Pteridophyta. अब देखिए कि यहां पर रूट, स्टेम और लीफ जब है तो रूट वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को लीफ तक पहुंचाने का काम करेगा जाइलेम ट्यूब। अथर्व ने ऑलरेडी बोला है कमेंट में, और जुबिया ने भी वस्कुलर प्लांट लिखा है, वेरी नाइस। फिर से जुबिया ने लिखा है जाइलेम। तो जाइलेम इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट व्हाट? जाइलेम क्या होती है? ट्यूब होती है। जैसा हम पानी भरने के लिए रबर का पाइप वगैरह यूज करते हैं, तो वैसा एक पाइप या ट्यूब होती है जो प्लांट में ऊपर वाटर को कंडक्ट करती है। इसी तरह से लीफ जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, फूड अपने अंदर जमा करेगा, तो इस फूड की जरूरत रूट को भी है, और लीफ से रूट तक फूड नीचे आएगा एक ट्यूब के थ्रू, उस ट्यूब का नाम फ्लोएम। करेक्ट जुबिया? करेक्ट। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर फर्स्ट टाइम डेवलप इन द टेरिडोफाइटा। सो टेरिडोफाइटा आर आल्सो नोन एज फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स। देखिए एक टर्म है वस्कुलर टिश्यू और वस्कुलर बंडल। तो ये वस्कुलर टिश्यू और वस्कुलर बंडल कंसिस्टिंग ऑन जाइलम एंड फ्लोएम। इन केस ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट में वस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम से बना हुआ होता है। और ह्यूमंस में क्या आप बता सकते हैं ह्यूमंस में वस्कुलर सिस्टम कौन से कंपोनेंट से बना हुआ होता है? The first and most important component is heart. Heart, which pump the blood. Then artery, veins, capillaries, all this form the vascular system in human or animal. But in case of plant, vascular system is made up of xylem and phloem. First time in plant, vascular system is developed in the Pteridophyta. तो ये Pteridophyta के common characteristics हैं। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए बोर्ड पर ही देख करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, तो कमेंट सेक्शन में गौरी का कमेंट है फ्लोएम मीन्स, यानी फ्लोएम किसे कहते हैं? तो बेटा जैसे जाइलम एक ट्यूब है जो वाटर को ऊपर कंडक्ट करती है रूट से लीफ तक, वैसी ही एक और ट्यूब प्लांट में होती है जाइलम ट्यूब के बाजू में, जो फूड को लीफ से रूट तक यानी नीचे की तरफ कंडक्ट करती है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हाँ, अब जैसा हमने देखा कि शिकायतें कम नहीं होती है, कंप्लेंट एक के बाद एक बढ़ती जाती है। टेरिडोफाइटा को जब उसकी डिमांड पर सारी चीजें मिल गई
तब भी टेरिडोफाइटा को सेटिस्फेक्शन नहीं आया, इत्मीनान नहीं आया। अथर्वा वेरी नाइस, जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा ने फिर कुदरत से कंप्लेंट किया। कंप्लेंट ये किया कि भाई मुझे और दूर जाना है, दूर की जमीन देखनी है। जैसा हम लोग भी छुट्टियों में अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, अभी तो खैर कोरोना का शुरू इसलिए बाहर नहीं निकल सकते, कि हमको मुंबई घूमना है, हमको और दूसरी कई जगह पर जाना है। तो टेरिडोफाइटा ने नेचर से कंप्लेंट किया कि मुझे और दूर जाना है, और ज्यादा ड्राई सॉइल देखनी है। टेरिडोफाइटा को इसकी डिमांड पर दूर भेज दिया गया। देखिए यहां पर जब ग्रुप ऑफ प्लांट आएगा तो वाटर लेवल और ज्यादा डाउन जा चुकी है। रूट को डेवलप होना पड़ेगा विथ हाई लेंथ, बहुत ज्यादा लमान के साथ, और जितनी ज्यादा लेंथ होगी रूट का डायमीटर उतना ही ज्यादा रहेगा। तो ये रूट आपको वुडी नजर आएगी, यानी लकड़ीदार, जिसमें वुड प्रेजेंट होती। टेरिडोफाइटा का रूट और स्टेम नॉन वुडी होता है, यानी इसमें वुड नहीं होती है, स्टेम और रूट में लकड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वुडी रूट डेवलप इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट। अब जितना बड़ा डायमीटर रूट सिस्टम का रहेगा, सेम उतना ही बड़ा डायमीटर स्टेम सिस्टम का रहेगा। तो स्टेम इज आल्सो वेरी ब्रॉड एंड वेरी लॉन्ग आल्सो। अब ब्रॉड बहुत ज्यादा है तो उसकी लेंथ भी उतनी ज्यादा बढ़ गई, ऊपर ब्रांचेस बढ़ गए, ब्रांचेस के ऊपर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब लोग इंसेक्ट रहने लगे, और स्टेम जो है ये भी वुडी बन गया, यानी लकड़ी वाला स्टेम, वुडी स्टेम। और इसके लीव भी बहुत बड़े बड़े इलोंगेटेड होने लगे। तो ये जो ग्रुप ऑफ प्लांट है, इसमें टेरिडोफाइटा के सभी गुड फीचर्स हैं, प्लस एक नया फीचर, वो फीचर वुडी स्टेम और वुडी रूट है, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये एक चैप्टर है सिलेबस में, स्टैंडर्ड 11 में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। लेकिन आप अभी सिर्फ इतना याद रखें कि ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ रूट एंड स्टेम डेवलप वुड। So the next group of plant from Pteridophyta must be, जैसा सभी लोगों के कमेंट है, अथर्वा वेरी गुड। तो from Pteridophyta the next group of plant is जिम्नोस्पर्म। मैं जो फीचर आपको और बताना चाह रहा था कि जिम्नोस्पर्म में टेरिडोफाइटा के सभी गुड कैरेक्टर के साथ साथ एडिशनल कैरेक्टर भी डेवलप किए गए, वुडी स्टेम, वुडी रूट, और एक एडिशनल कैरेक्टर सीड। दिस इज सीड। देखिए शुरू से लेकर के टेरिडोफाइटा तक, इवन टेरिडोफाइटा भी नॉन सीडेड प्लांट है, यानी टेरिडोफाइटा को सीड डेवलप नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट बना जिसमें फर्स्ट टाइम सीड को डेवलप किया गया। तो सीड जो है, इस सीड को हम स्पर्म कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, या फिर बाद में उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया गया। तो सीड, यहाँ पे प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सीड को हम स्पर्म का नाम दे सकते हैं। और सीड जो है जिम्नोस्पर्म का, वो फ्रूट में बंद नहीं होता है। जैसा आप लोग जितने फ्रूट देखते हैं, आप लोग जितने वेजिटेबल्स देखते हैं, सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल में सीड फ्रूट के अंदर कैद होता है, फ्रूट में बंद होता है। आप जाम देखिए, सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। मैंगो देखिए, सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। अभी वाटरमेलन का जमाना शुरू है, मौसम सीजन शुरू है, तो तरबूज में भी सीड बंद होते हैं फ्रूट में, खरबूज में भी, बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर। लेकिन जिम्नोस्पर्म के पास फ्रूट नहीं थे, डायरेक्ट सीडेड थे। तो इन सीड्स को हम ओपन सीड कहेंगे, क्योंकि ये फ्रूट में बंद नहीं है ना, क्लोज नहीं है, सो दे आर ओपन सीड। एंड ओपन सीड जो डायरेक्टली आप नजरों से देख सकते हैं, इसे आप नेकेड सीड भी कह सकते हैं।
तो जो ग्रुप ऑफ प्लांट की हम बात कर रहे हैं, जिम्नो, इसका मतलब होता है नेकेड। नेकेड मतलब जो डायरेक्ट आपको आंख से दिखाई देगा, नेकेड। और स्पर्म का मीनिंग क्या लिया था बच्चों हमने? सीड, सीड या सीडेड। तो नेकेड सीडेड ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। तो फर्स्ट टाइम जिम्नोस्पर्म में सीड डेवलप हुई। टेरिडोफाइटा नॉन सीडेड है। टेरिडोफाइटा के पहले तो सीड का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिम्नोस्पर्म कंसिस्टिंग ऑन यूकैरियोटिक सेल, eukaryotic cell, of course it is multicellular organism and terrestrial, बल्कि एकदम ज्यादा ड्राई सॉइल पर रहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो आप इनको जीरोफाइट कैटेगरी में भी काउंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर जीरोफाइट, यानी जो ड्राई रीजन के अंदर रहते हैं, रेगिस्तान जैसी कंडीशन में रहते हैं। रूट स्टेम और लीफ तो है वो भी वुडी, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि वुडी रूट स्टेम, और लीफ वुडी नहीं रहेगा तो वुडी से अलग करके लिखना है लीफ को। ओके, वस्कुलर प्लांट है, वस्कुलर टिश्यू एडवांस रहेंगे, और सीड डेवलप हुआ तो दे आर open seeded group of plants, they are called as gymnosperm। इस तरह से हमारी लाइन ऑफ इवोल्यूशन में आप काउंट कीजिए कितने ग्रुप्स हो गए। साइनोबैक्टीरिया, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, सबसे लास्ट है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म हम कल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एंजियोस्पर्म में ऐसे कौन से एडवांस कैरेक्टर है जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म ने आज तक एंजियोस्पर्म में आज तक कुदरत से शिकायत नहीं किया, कंप्लेंट नहीं किया कि भाई मुझे और एडवांस बना दो, क्योंकि सबसे ज्यादा एडवांस आज तक के एंजियोस्पर्म है। तो हम कल देखेंगे कि क्यों एंजियोस्पर्म को डेवलप होने का मौका नहीं मिला, या डेवलप होने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि भाई बस हो गया, अब इतना डेवलप हूं मैं, और डेवलप नहीं होना चाहता। एंजियोस्पर्म में ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंजियोस्पर्म हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, एनिमल्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, और जिम्नोस्पर्म को जमीन से क्यों खत्म कर दिया गया, इसके रीजन भी हम कल देखेंगे। इसके लिंक डायनासोर से भी मिलती है। तो आप आज का टॉपिक और यस्टरडे जो हमने टॉपिक लिया, दोनों लेक्चर्स का टॉपिक कल अच्छी तरह प्रिपेयर करके आइए। कल पहले 10 से 15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, और उस क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मैं जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछूंगा उन्हीं को कल कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ओके, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, और बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।